प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में थानेसर के और कन्नौज के वर्धन वंश के हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका समय अशोक महान और गुप्तों के बाद सबसे अधिक प्रचुर साधन स्रोत जिसके बारे में उपलब्ध है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा था कि when all the sources are utilized, our knowledge of the events of the reign of Harsha far surpasses in precision that which we possess respecting any other early king excepting Chandragupta Maurya and Ashoka. वर्धन वंश के साधन स्रोत के बारे में यदि हम यहाँ अध्ययन करें तो पाते हैं कि प्रचुर मात्रा में सामग्री है, साहित्यिक है, उसके सिक्के हैं, अभिलेख हैं और उसके दरबार का एक प्रसिद्ध कवि वाण भट्ट जिसने हर्षचरित लिखा। हर्षवर्धन स्वयं एक बड़ा लेखक था जिसने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे और उसके समय में चीनी यात्री वेन सांग ने भारत की यात्रा की, काफ़ी समय भारत में रहा। उसकी पुस्तक है सी यू की, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है। उसके 2 सहयोगी थे, शिष्य, जिन्होंने बाद में उसका जीवन लिखा, जिसमें हर्ष के समय का और उल्लेख है। जैसे उसकी लाइफ में उस समय हुई ली और येन त्सांग ने भी आगे चल कर के लिखा। और इसके अलावा जो पुरातात्विक सामग्री है जिसमें मधुबन का अभिलेख है 631 ईस्वी का, 628 ईस्वी का बांसखेड़ा का अभिलेख है, सोनीपत का अभिलेख है और इसके अलावा जो उसमें उस समय की मुद्राएं मिली हैं, जो उसमें हर्ष के समय की तिथियां, उसके राज्य के विस्तार के बारे में और उसके समय की अवधि के बारे में, आर्थिक स्थिति पर काफ़ी हमें प्रकाश मिलता है। हर्ष के जो पूर्वज थे वे पूर्वी पंजाब के थानेसर नाम की जगह, जो श्रीकंठ कहा जाए, वहाँ से उनका साम्राज्य था और उसके पिता प्रभाकर वर्धन के बाद उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। लेकिन जब राज्यवर्धन की हत्या होती है और उसके बाद हर्षवर्धन यह कसम खाता है कि जो है वो हम अपने इसका बदला लेंगे, तो उसके सामने 2 मुख्य समस्याएं थी। एक तो उस समय कहा जाता है कि एक विवादास्पद शासक था शशांक, जो जिसके बारे में काफ़ी कम जानकारी है। वो शायद गौड़ का शासक था जिसने उसके बहनोई की हत्या की थी और उसकी बहन घर से कन्नौज की जो शासक था वहाँ से भाग करके वो जंगलों में चली गई थी और उसके बाद वो आत्महत्या करने जा रही थी। हर्षवर्धन ने कसम खाई कि मैं आर्य की चरण रज को छू करके कसम खाता हूँ कि अगर मैं गौड़ के राज्य को
उसके अभिभावकों के साथ मिट्टी में न मिला दूं, तो सारे विरोधी राजाओं के पाँवों की जंजीरों की झंकार से दुनिया को प्रतिध्वनित न कर दूं, तो मैं अपने को पतंगे की जैसे आग में झोंक दूंगा। हर्षवर्धन ने 16 साल की उम्र में अपने बड़े भाई की हत्या के बाद थानेसर की गद्दी संभाल ली, और उसी समय उसके मंत्रियों ने उसे यह भी एक वो दिया, राय दिया, जिससे डॉक्टर गौरी शंकर चटर्जी ने कहा है कि उसने जो है वो अपनी बहनोई की हत्या के बाद कन्नौज का भी अपने को शासक घोषित किया, और उसने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से दोस्ती कर ली। भास्कर वर्मा का भी शायद दुश्मन था शशांक, और इस तरह से हर्ष ने उसके साथ मिल करके कन्नौज से होते हुए सबसे पहले उसने अपनी बहन को खोजने के लिए, जो विंध्याचल के जंगलों में भागकर चली गई थी, उसके पीछे गया। जिस समय वो चिता में कूदकर सती होने जा रही थी, उसी समय हर्ष ने उसे बचा लिया। और इसके बाद चूंकि राजश्री का कोई बेटा नहीं था, तो कन्नौज के सिंहासन पर भी उसके कहने के अनुसार संयुक्त रूप से हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर राज्य शुरू किया। थानेसर से कन्नौज और कन्नौज के बाद जो हर्ष की विजय हैं, हर्ष का जन्म 591 ईस्वी में माना जाएगा, और 16 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठता है, और वह थानेसर से सीधे कन्नौज की तरफ आता है, जहाँ से उसके मुख्य गतिविधियाँ शुरू होती हैं। हर्ष की विजयों की बात करें तो वेनसांग ने लिखा है कि पूर्व की ओर बढ़कर उसने उन राज्यों पर हमला किया जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 6 वर्षों तक, जब तक कि उसने 5 भारतों के साथ पूरी तरह युद्ध न कर लिया, वो निरंतर लड़ता रहा। दरअसल ये चीनी उल्लेख में 5 इंडीज या 5 गौंडास के नाम से उसने उल्लेख किया है कि उसमें सारस्वत यानी पूर्वी पंजाब, कान्यकुब्ज, गौड़, मिथिला और उत्कल की वो बात करता है। और इस तरह से जो उसका ये वेनसांग उसके राज्य का कंसोलिडेशन, जो उसके ज़िलों की, जनपदों की बात करता है, उसमें कपिथ यानी आधुनिक सनकिसा, अहिछत्र यानी आधुनिक रुहेलखंड, और गोविसना ये काशीपुर के निकट है, ब्रह्मपुरा यानी गढ़वाल और कुमायूं की पहाड़ियाँ, और मतिपुरा यानी आधुनिक मंडावर, और सुघना यानी आधुनिक सुघ, थानेसर, मथुरा, परयात्रा ये जयपुर के उत्तर में होना चाहिए, और सताद्रा यानी सरहिंद, कुलुटा यानी कुल्लू जो हिमाचल में है इस समय, जालंधर, और चीना भुक्ति यानी पूर्वी पंजाब। इस तरह से उसका जो विस्तार है वो आगे होता है, लेकिन उसके विजयों का क्रम वेनसांग नहीं बता पाता है कि हर्ष ने कब और किस राजा को किस क्रम में जीता था। अगर एक ऐतिहासिक परिकल्पनाओं के आधार पर हम जाएं, तो सबसे पहले उसने अपने ममेरे भाई भांडी के साथ उसने, जो मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ से पता चलता है कि पूर्वी भारत की ओर वो पुंड्रवर्धन तक जा पहुंचा, और दुष्टकर्मा सोम को हरा करके
उसने गौड़ देश के लोगों ने उसका स्वागत किया और पूर्व के दूरस्थ देशों पर उसने अधिकार किया। जो शशांक की मौत के बाद उसने अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं। ये भी कहा जाता है कि कुछ भाग उसने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा को भी दे दिया था। हर्ष की दूसरी विजय वल्लभी, जो आधुनिक गुजरात में है, वेनसांग कहता है कि राजा वहाँ का बहुत ही संकीर्ण विचारधारा का था और उसके उत्तर में दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय के बीच में वो स्थित था, जिसमें वो वहाँ का जो वल्लभी का उस समय का शासक था, उसे ध्रुव सेन या ध्रुव भट्ट के नाम से जाना गया है। उस पर हर्ष ने हमला किया, जो भाग करके भड़ौच के राजा दद्द द्वितीय के पास उसने शरण ली। कहा जाता है कि बाद में उससे दोस्ती हो गई और हर्ष ने अपनी बेटी की शादी ध्रुव भट्ट से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध से एक महत्वपूर्ण प्राप्ति ये हुई कि पश्चिम की ओर उसकी सीमाएं सुरक्षित हो गईं और ध्रुव भट्ट ने उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली, उसके सामंत के रूप में रहा। और इसका उल्लेख गुर्जर शासक दद्द के नौसारी दानपत्र में उसका हर्ष और ध्रुव भट्ट के युद्धों का वर्णन है। इसके बाद ये कहा जाएगा कि उसने कच्छ और सूरत पर भी अधिकार कर लिया। वेनसांग ने इसकी पुष्टि की है। सिंध की ओर भी उसने हमला किया और उसे भी हरा दिया। कांगोद की जीत के बारे में करें तो महानदी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे कांगोद था। वेनसांग ने 643 ईस्वी में इसका उल्लेख किया है कि हर्ष ने उसे जीत लिया। यह उड़ीसा की ओर संकेत है। पंजाब और मिथिला पर भी वेनसांग के अनुसार हर्ष ने जीत दर्ज की और 6 साल के अंदर ही उसने पंजाब, मिथिला, उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। वाण भट्ट ने भी पंजाब के विजय का श्रेय प्रभाकर वर्धन को दिया। हो सकता है कि हर्ष ने उस पर पुनः विजय प्राप्त की हो। इस बीच में माँ त्वा-लिन ने लिखा है कि 618 से 627 तक का समय हर्ष के लिए बड़ी समस्याएं थीं। आंतरिक विद्रोह कई हो रहे थे और माँ त्वा-लिन लिखता है कि थांग वंश के तू तो के समय यानी 618 से लेकर 27 के बीच में भारत में बड़े विद्रोह हुए। शिलादित्य यानी हर्ष की एक बड़ी सेना जुटा करके उसने बड़ी बहादुरी से लड़ाइयाँ की और भारत के चारों हिस्सों में राजाओं को उसने सजाएं दी और उनके मुख उत्तर की ओर घूम गए और उन्होंने उसकी अधीनता मान ली। वाणके ने हर्षचरित में लिखा है कि उसने एक बर्फीले प्रदेश को भी जीता था। विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि यह नेपाल था या कश्मीर। डॉक्टर लेबी ने नेपाल की बात को अस्वीकार किया है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे कश्मीर से इसकी की ओर संकेत करते हैं, लेकिन वेनसांग ने उस समय कश्मीर को एक स्वतंत्र प्रदेश की उल्लेख किया है। फिर हर्ष ने कामरूप की ओर वहाँ के राजा भास्कर वर्मा से समझौता कर लिया और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा कि आगे चलकर उसने अधीनता भी
शायद मान ली। वेनसांग को उसके पास भेजना पड़ा, और कन्नौज की विशाल सभा में जो हर्ष ने आयोजित किया था उसमें भास्कर वर्मा आता है और उसकी अधीनता का यह एक परिचायक है। लेकिन डॉक्टर मजुमदार और अन्य विद्वान असम को उस समय एक स्वतंत्र प्रदेश ही मानते हैं। हर्ष का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। पुलकेशिन वर्तमान महाराष्ट्र का शासक था, जो उसे हर्ष से उसकी जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन की जो लड़ाई है वो होनी ही थी। वेनसांग ने लिखा है कि इस समय राजा शिलादित्य यानी हर्ष पूर्व और पश्चिम में आक्रमण कर रहे थे, लेकिन मोहो लच यानी महाराष्ट्र ने उनकी अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया, और ये जो है वो इसके बारे में वेनसांग फिर लिखता है कि महाराष्ट्र का राजा पुलकेशिन द्वितीय था और अंततः एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें किसी को सफलता नहीं मिली। इसमें कहा जाता है पुलकेशिन के जो कोर्ट पोएट था रवि कीर्ति, उसने लिखा है कि हर्ष इस युद्ध में हारा, और ऐहोल का अभिलेख भी हर्ष की हार को पुष्ट करता है। उसमें ऐहोल अभिलेख में लिखा है कि अतुल संपत्ति से समृद्ध सामंत समुदाय के शिरो मुकुट के रत्नों के आलोक से सुशोभित चरण कमल वाले युद्ध में हाथियों की सेना के नष्ट होने से आतंकित हर्ष को भी जिस पुलकेशिन ने हर्ष रहित यानी उसको दुखी कर दिया, यह जो ये युद्ध था ये हर्ष के जीवन का 630 से 634 के बीच में था, और यह नर्मदा के तट पर शायद यह युद्ध लड़ा गया। ये भी है कि हर्ष के समय में विदेशों से भी संबंध स्थापित हुए, और इसमें जो है उसने चीन से उसके दूतों का जो है वो काफ़ी आवागमन हो रहा था। एसएन सेन ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में लिखा है कि 6 मिशंस 3 from each side were exchanged in the short space of less than 8 years between 641 AD and 648 AD। इसके अलावा फारस से और ईरान के शासकों से भी उपहार भेजने के और कुछ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों का उल्लेख मिलता है। हर्ष के साम्राज्य के विस्तार के बारे में अगर हम जाते हैं तो हमने आपको बताया कि कुछ विद्वान दक्षिण में शिमोगा के पास गड्डेमने के एक अभिलेख के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि एक लड़ाई चालुक्य श्रेयाश्रय शिलादित्य और पल्लव महेंद्र वर्मन द्वितीय के बीच हुआ था। ये शिलादित्य हर्ष नहीं है। दरअसल ये युद्ध जो है वो देवाहुति ने अपनी पुस्तक हर्ष ए पॉलिटिकल स्टडी में लिखा है कि यह युद्ध शिलादित्य हर्ष और पल्लव महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच में नहीं था,
बल्कि यह चालुक्य श्रेयाश्रय शिलादित्य और पल्लव महेंद्र वर्मन द्वितीय के बीच हुआ था। इस तरह से इसमें कोई गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम इस समय अगर डॉक्टर विंसेंट आर्थर स्मिथ के अध्ययन से बात माने तो मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के अलावा हिमालय के पर्वत तक से लेकर के और नर्मदा तक जो गंगा की संपूर्ण तलहटी है, वहाँ पर हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और दूरस्थ असम का भी और पश्चिम में वल्लभी में जो उसका दामाद था, इस तरह से उसका एक तरफ दोस्त और एक तरफ दामाद, तो वहाँ तक उसका प्रभाव था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि कुछ प्रदेश तो ऐसे थे जिन पर कान्य कुब्जपति महाराज हर्ष सीधे तौर पर शासन करते थे और कुछ राज्य ऐसे थे जो उनके प्रभाव में उनकी सॉवरेंटी को मानते थे। Harshas seems to have brought the whole of northern India under his control. पनिकर ने श्री हर्षा ऑफ कन्नौज नामक पुस्तक में लिखा है कि his empire extended at his death from Kamrupa on the east to Kashmir on the west, with Himalayas as the northern and Vindhya as the southern boundary. लेकिन पनिकर के इस विचार को और नेपाल को और कश्मीर को अन्य इतिहासकारों ने हर्ष के राज्य में नहीं माना है। डॉक्टर मजुमदार ने इसका विरोध किया और इस तरह से हम ये पाते हैं कि आगरा, अवध का जो ये उत्तर भारत वर्तमान का, बिहार, तिरहुत, पूर्वी पंजाब के कुछ भाग और पश्चिमोत्तर के एक छोटे से भाग को लेकर जो है वो ये उसका राज्य था। भेनसांग ने भीति पुलो लिखा है कि उसको छोड़कर इसमें सारे शामिल थे और इस तरह से प्रभाकर वर्धन से जो उसने पैतृक रूप में थानेसर का राज्य प्राप्त किया था, उसे उसने काफ़ी दूर तक दक्षिणी पंजाब, पूर्वी राजपूताना और उत्तर प्रदेश, मगध तक फैला दिया। भेनसांग ने जिन 5 भारत का उल्लेख किया है वो पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा इसमें शामिल थे। हम अगर हर्ष का मूल्यांकन करते हैं तो यह देखते हैं कि ये डॉक्टर मजुमदार ने लिखा कि वह जितना तलवार का धनी था उतना ही वो लेखनी का भी धनी था। आर.सी. मजुमदार ने द क्लासिकल एज में लिखा है कि हर्षा distinguished himself almost equally in arts of peace and war. He could wield the pen as well as the sword. आप ये समझें कि उसकी जो हर्ष की पुस्तकें हैं उनके बारे में उसने स्वयं जो 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद, इसमें से एक नाटक जो नागनंद है वो हर्ष ने बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को प्रदर्शित करने के लिए लिखा था और इतिहासकार ईत सिंह ने इसको चीन तक इस पुस्तक को ले गया। कहा जाता है कि वहाँ से जापान तक ये पुस्तक गई और आज भी जापान में बुगाकू
थिएटर में ये दुनिया का सबसे पुराना ओपेरा के रूप में ये जो है वो चल रहा है। हम देखते हैं कि उसके हर्ष के समय की जो तमाम उपलब्धियां थी, राजनीतिक, सामरिक, प्रशासनिक, उसमें वेन-सान की भी एक बड़ी भूमिका थी। उसने महायान मत के प्रचार के लिए हर्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के बड़ा कार्य किया। कन्नौज में एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि if there is anyone who can find a single word in the proposition contrary to reason or is able to entangle them at the request of the opponent, I offer my head as a recompense. राधा कुमुद मुखर्जी का संकेत ये वेन-सान के रक्षा के लिए हर्ष के उन शब्दों का है जब वेन-सान ने कहा था कि अगर महायान के संप्रदाय के प्रति यदि कोई मेरे प्रस्ताव में एक शब्द भी अगर अतार्किक है और कोई इसे वाद विवाद में प्रमाणित कर दे या इसमें शंका उत्पन्न कर दे, तो मैं अपने उस प्रतिद्वंदी से कहूँगा कि वो मेरा सिर उड़ा दे। लेकिन तुरंत हर्ष ने यही घोषणा की कि धर्माचार्य वेन-सान को जो छुएगा उसे सजाए मौत दी जाएगी और उसकी जुबान काट ली जाएगी। इस कन्नौज के महासम्मेलन में 18 देशों के राजा, 3000 पुरोहित और जैनी और 3000 बौद्ध भिक्षु और 1000 लगभग नालंदा विश्वविद्यालय के वहाँ के बिहार से भिक्षु आए हुए थे। और इसमें 2 विशाल कमरों का एक भवन बनाया गया जिसमें 1-1 हज़ार लोग बैठते थे। और इसकी घोषणा इस कन्नौज सम्मेलन की हर्ष ने बंगाल में ही कर दी थी। जब वहाँ से वो कन्नौज के लिए चला तो बहुत शान से चला। गंगा के एक किनारे हर्ष चल रहा था, दूसरे किनारे भास्कर वर्मा चल रहा था और हजारों सैनिक जो है वो उनके साथ चल रहे थे। कन्नौज महासभा के बाद प्रयाग में भी एक सभा हर 5 वर्ष पर हर्ष करता था। और इन धार्मिक सभाओं में बौद्ध धर्म को, चूँकि उसने अपने पारंपरिक शैव धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो ये दान की सभाएं आयोजित करता था, जिसमें हर्ष के मित्र, उसके अनेक राजा, उसके अधीनस्थ और उसके पदाधिकारी, और उसमें कहा जाता है कि 5 लाख पुरोहित और बौद्ध भिक्षु वहाँ पर आए और एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता था जिसमें बहुत बड़ा भवन भी बनाया गया। बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की, और इस तरह से हर दिन उसने दान किया। चौथे दिन 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को उसने सोने के सिक्के, कपड़े, तमाम चीज़ें दान की। 30 दिनों तक उसने जो है वो पुरोहितों को और अगले 10 दिन तक दूसरे अनेक धर्मों के लोगों को उसने, और 30 दिनों तक आम जनता को, अनाथों को, गरीबों को उसने दान किया। इस तरह दान करते करते उसका सारा राजकोष रिक्त हो गया। कहा जाता है कि उसने अपने बहन राजश्री के पुराने कपड़े पहनकर वापस वो कन्नौज लौटा था। प्रयाग की यह सभा 75 दिनों तक चली थी। डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है कि दानशीलता में
उसने दुनिया में एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया। हिस्ट्री ऑफ कन्नौज में वो लिखते हैं कि हर्षा thus established their record in individual charity and liberality, hardly equaled in history. मेरे बच्चों, लेकिन इस दानशीलता ने उसके राज्य को काफ़ी कमज़ोर कर दिया और यहीं से जो है वो इसमें उसके राज्य के पतन के बीज भी उगाए। उसने राजा कुंभज मुखर्जी के अनुसार भेनसांग द्वारा महायान धर्म स्वीकार किया और डॉक्टर मजुमदार का कहना है कि ये झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति उसका बाद में हुआ। वह अन्य धर्मों को भी संरक्षण देता था। द क्लासिकल एज में उन्होंने लिखा है कि वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था, लेकिन यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है बाणभट्ट और भेनसांग द्वारा कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके दरबारी कवियों में कादम्बरी और हर्षेत का महान लेखक बाणभट्ट और अन्य लेखकों में कवियों में मातंग दिवाकर, मयूर और ये कहा जाता है कि ये जो है वो शीलभद्र नाम का विद्वान भी था और उसके एक जयसेन नाम का भी बहुत बड़ा भूगोलविद या चिकित्सा शास्त्री या गणितज्ञ था। और इस तरह उसने जयसेन के लिए उड़ीसा के 8 गांवों का राजस्व भी उसने उसे दे दिया था, लेकिन उसने उसे नहीं स्वीकार किया। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी उसने काफ़ी अनुदान दिया और उसने बड़ा कार्य किया। उसके शासन में राखाल दास बनर्जी ने लिखा है कि मौर्य काल और गुप्त काल की जो शासन संस्थाएं थीं और जो कर्मचारियों के नाम में कुछ अंतर मिलता है, लेकिन गुप्त काल और हर्ष काल के जो राज्य संस्थाओं के नाम हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। द एज ऑफ इम्पीरियल गुप्ताज में ये बात लिखी है और राजा जो है वो सर्वोपरि था। कवि बाणभट्ट ने लिखा है कि वे यानी हर्ष सब देवताओं में सम्मिलित अवतार थे, यानी राजा को देवता का अवतार कहा गया। वह मंत्रियों को नियुक्त करता था और वह घोषणाएं निकालता था, न्याय करता था, युद्ध करता था, सेना का नेतृत्व करता था, लोक कल्याण के कार्य करता था। हर विभाग का वह सर्वोच्च था, उसी का निर्णय अंतिम होता था। उसके समय जो है वो शासन के कार्यों के अलावा धार्मिक कार्यों में भी लगता था। और भेनसांग लिखता है कि राजा का दिन 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा तो शासन के कार्यों में था और बाकी के 2 हिस्से धार्मिक कार्यों में व्यतीत होते थे। वो थकने वाला नहीं था और उसका समय बहुत अच्छा व्यतीत होता था। हर्ष ने परम भट्ट, महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम अनेक उपाधियां धारण की थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस समय उसको राय देने के लिए एक मंत्रि परिषद हुआ करती थी, जिसका उल्लेख भेनसांग ने और बाणभट्ट ने भी किया है। उन्हें आमात्य या प्रधानामात्य कहा जाता था। जो फाइनेंस का काम था, राज्य की भूमि 4 हिस्सों में बटी हुई थी। एक भाग धार्मिक कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए और दूसरा बड़े सार्वजनिक कार्यों के लिए और अधिकारियों पर व्यय होता था। तीसरा विद्वानों को पुरस्कार देने के लिए और चौथा दान पुण्य के काम में होता था। प्रजा से 1/6 भूमि कर भी लिया जाता था। न्याय विभाग के बारे में भेनसांग ने लिखा है कि शासन का काम ईमानदारी से होता था, प्रजा का पारस्परिक संबंध अच्छा था, इसलिए अपराधी
वर्ग बहुत छोटा था, लेकिन ये एक हंसी की बात है, क्योंकि फाहियान जब आया था गुप्तों के समय में, तो वह सुरक्षित वापस गया था, जबकि भेनसांग को लूट करके उसके रास्ते में उसके साथ घटनाएं भी हुई, और इस तरह से जो है वो उस समय हालांकि मृत्युदंड भी था और देश निकाला भी दिया जाता था, आजीवन कारावास भी दिया जाता था, बंदीगृह में भी रखा जाता था, पुलिस की भी व्यवस्था थी, और इन अधिकारियों को दंडिक और दंडपाशिक कहा जाता था। लोकहित के कार्यों में हर्ष ने अनेक चैत्य बनवाए, स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए उसने काफ़ी उच्च अट्टालिकाएं बनवाई, और उस समय जो उसकी सेना है उसके बारे में जो लिखा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि उसने 5,600 हाथियाँ और 20,000 घुड़सवार और 50,000 पैदल सेना से अपना जीवन शुरू किया था, और अंत में उसके पास 60,000 हाथियों की सेना और 1,00,000 घुड़सवार थे। इन अधिकारियों को महाउत या महामात्राज कहा जाता था, या जो हाथियों के अधिकारी थे उनको पीलूपति या महापीलूपति, और घोड़ों के कैवलरी के जो अधिकारी थे उन्हें अश्वपति या महाश्वपति कहा जाता था। भेनसांग ने पैदल सेना के बारे में लिखा है कि दे आर लाइट एंड फियर्स, ओनली द ब्रेव आर सेलेक्टेड फॉर इट। उसने फारस के घोड़े मंगवाए थे, और इस तरह से उसके सरकार के बारे में भेनसांग ने जो तारीफ की है वो लिखता है कि एज द गवर्नमेंट इज टॉलरेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आर सिंपल। आगे लिखता है भेनसांग कि पीपल आर रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू द वर्क दे अकॉम्प्लिश। मेरे बच्चों, उस समय जो हर्ष का शासन था, वो जो प्रांत थे वो भुक्ति कहलाते थे, और वहाँ पर जो व्यक्ति शासन करते थे वो राजकुल के होते थे, उन्हें उपरिक महाराज कहा जाता था। भुक्ति विषयों यानी ज़िलों में बटे हुए थे, जिनका प्रधान अधिकारी विषयपति कहलाता था। विषयपति की जो नियुक्ति थी वो उपरिक महाराज करता था। इसमें विभिन्न जातियों के लोग थे। दामोदरपुर के ताम्रलेख में 5 विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वर्णन मिलता है, जिसमें नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ और पुस्तपाल पालन का जिक्र है। विषय पाठकों में यानी तहसील में और पठक ग्रामों में बटे हुए थे। जो सरकार की न्यूनतम इकाई थी वो गांव थी, और इस तरह हर्ष का समय गुप्त शासन के स्वर्ण काल से तो उसकी तुलना नहीं की जाएगी, उसका स्तर काफ़ी नीचे आ गया था। लेकिन जब गुप्तों के समय में फाहियान पूरी तरह सकुशल यात्रा करता है, तो भेनसांग को जल व थल दोनों ही मार्गों पर डाकुओं का सामना होता है और उनसे कष्ट होता है, यानी मार्ग सुरक्षित नहीं थे। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि हर्ष का शासन प्रबंध गुप्त राजाओं के शासन प्रबंध से उसकी तुलना नहीं हो सकती है। 647 या 648 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु होती है। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उत्तराधिकारी के अभाव में उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया